जिन लोगों के गैरकानूनी रूप से नाम काटे गए हैं वो ये नाम बता देने से वापस लिस्ट में आ जाएंगे, यही मांग है ना हमारी। ये लिस्ट जानना तो मांग ही नहीं थी ना हमारी, वो तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी जो उन्होंने नहीं पूरी की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये करा दी जिम्मेदारी उनकी पूरी। सैकड़ों की संख्या में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑपोजिशन पार्टीज आंदोलन का ऐलान नहीं करते और सैकड़ों की संख्या में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इलेक्शन कमीशन का घेराव न करते, तो अब तक ये पिटीशन खिड़की और दरवाजे से बाहर गई होती या ठंडे बस्ते में डाल दी गई कि जो लोग ये कार्य कर रहे हैं तकलीफ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और फेराफेरी का, उन लोगों को जेल जाना पड़ेगा। आरपीए का सेक्शन 23 है, वो साफ तौर पे ये कहता है कि आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन का जो आधार है माना जाएगा। ये कानून की किताब कह रही है, चुनाव आयोग को पावर ही नहीं है उसको हटाने की। एक बार काउंटिंग से कुछ निकलेंगे नंबर और दूसरी बार काउंटिंग होगी जब, तो मशीन में कोई और नंबर निकलेगा। ये बात अब साबित हो गई है ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से, और क्योंकि ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है मशीनें तभी सुरक्षित हैं जबकि उसकी वीडियोग्राफी सबूत के तौर पर पेश की जाएगी, वरना मशीनों में धांधली हो ही सकती है। सभी साथियों को जय भीम और सलाम वालेकुम। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की सुनवाई आज भी हुई और आज भी वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए थे हम लोगों की सलाह के विरुद्ध, आज भी उन लोगों को कोई भी ऐसी राहत नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से जिसकी हमें तो खैर कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि इस तरह के बड़े जो इशू होते हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, जिसमें देश का संविधान और देश की लोकतंत्र बचाने की बात हो, देश का कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना ही अपने मुद्दे को खुद मौत के हवाले करने जैसा होता है। ये बात हम लोग बार बार कहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं मानते हैं और चले जाते हैं। आज उनको एक और सबूत मिल गया होगा, लेकिन अभी भी शायद वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, और थोड़ा बहुत जो आज उनको लग रहा है या दुनिया को बताने के लिए वो बता सकते हैं कि हमने एक ऑर्डर ले लिया। अच्छा, तो 2 ऑर्डर्स आज आए हैं जिसको ये अच्छा कहने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो मैं ये बता दूं, ये दोनों ऑर्डर भी शायद ना आते अगर सैकड़ों की संख्या में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑपोजिशन पार्टीज आंदोलन का ऐलान नहीं करते और सैकड़ों की संख्या में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इलेक्शन कमीशन का घेराव ना करते, तो अब तक ये पिटीशन खिड़की और दरवाजे से बाहर गई होती या ठंडे बस्ते में डाल दी गई होती। अब एसआईआर का मुद्दा क्या है? बेसिकली जब ये बात शुरू हुई तो लोगों की डिमांड क्या है कि ये एसआईआर की एक्सरसाइज चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों ने शुरू की है, पूरी तरीके से गैरकानूनी है, इसका कोई भी कानूनी आधार नहीं है और इस किताब में इसकी कोई भी जिक्र नहीं है। इस पूरी किताब में जो चुनाव आयोग जिस पे बाध्य है कार्य करने के लिए, इसमें कोई भी बात कहीं भी एसआईआर का जिक्र ही नहीं। एक बात ये हो गई, संविधान में एसआईआर का कोई भी जिक्र नहीं, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि एसआईआर की जो ये गैरकानूनी कार्रवाई, अपराध हो रहा है, इसकी सज़ा दिलाने की बात हो रही थी। राहुल जी ने भी बोला और दूसरे लोगों ने भी बोला कि जो लोग ये कार्य कर रहे हैं तकलीफ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और फेराफेरी का, उन लोगों को जेल जाना पड़ेगा। हम लोग भी यही बोल रहे हैं। हमने तो एफआईआर कराने के लिए भी कोर्ट में दरखास्त लगा रखी है, 5 दिसंबर 2024 से लगा रखी है। तो अब हाथ क्या आया? चुनाव आयोग ने पहले तो गैरकानूनी एसआईआर की, उसके बाद एक और हमला किया। क्या हमला किया कि उन लोगों ने जो वोटर लिस्ट में से नाम काटे गए थे वही नहीं बताया, मतलब एक और ज़्यादती कर दी। और अब जब एक और ज़्यादती हो गई तो ये नई ज़्यादती वापस करवा के हमारे लोग बहुत खुश हो रहे हैं। बुनियादी बात क्या है कि पुरानी जो वोटर लिस्ट है, जो 2025 के लोकसभा की वोटर लिस्ट है, उसके हिसाब से चुनाव होना चाहिए। यही मांग थी ना हमारी, यही मांग है और यही मांग हर ईमानदार व्यक्ति की रहेगी। इससे पहले कि पुरानी वोटर लिस्ट ही जिंदा ना की जाए और बिहार के चुनाव पुरानी वोटर लिस्ट से ही ना हो, कोई भी बात अगर कोई मानता है तो वो मेरे ख्याल से आरएसएस और बीजेपी का साथ देगा। मानने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो गैरकानूनी है। जहाँ तक ये झूठ बहुत बड़ा फैलाया जाता है बीजेपी द्वारा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या आ गए, तो
बांग्लादेशी रोहिंग्या आ गए तो उनका नाम पता लगा किसी को एक का भी नहीं ना। तो पहली बात यही है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग सच बोलने में अक्षम हैं, बोल ही नहीं सकते, इसलिए उनकी किसी भी बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और चुनाव आयोग भी आरएसएस और बीजेपी का एक वर्कर है। तो आज भी स्थिति वही है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि वोटर लिस्ट ये जो नाम दे देंगे, चलिए हमने इतने लोगों के नाम काटे, तो क्या जिन लोगों के गैरकानूनी रूप से नाम काटे गए हैं वो ये नाम बता देने से वापस लिस्ट में आ जाएंगे? यही मांग है ना हमारी। ये लिस्ट जानना तो मांग ही नहीं थी ना हमारी, वो तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी जो उन्होंने नहीं पूरी की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये करा दी जिम्मेदारी उनकी पूरी। लेकिन हाथ, रिलीफ, फ़ायदा, बचाव कुछ नहीं हुआ, ज़ीरो। दूसरी बात है कि चुनाव आयोग को ये डायरेक्शन दे दी शायद कि हम तो ये पहले से ही बोल रहे थे कि मैं ये जो आधार कार्ड है उसकी परमिशन मिल जाएगी और उसी को रिलीफ मांग के सब वाहवाही लूटना शुरू कर देंगे। तो ये कोई रिलीफ ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और सारे जो लॉयर्स थे आज तो जाके, क्योंकि 2-3 दिन से हम लोग बता रहे हैं, प्रावधान भी सेक्शन 23 है इस किताब का, आरपीए का सेक्शन 23 है, वो साफ तौर पे ये कहता है कि आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन का जो आधार है माना जाएगा। ये कानून की किताब कह रही है, चुनाव आयोग को पावर ही नहीं है उसको हटाने की। हम लोगों का क्या कहना है कि जिस भी व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम आ गया उसके लिए तो आधार कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो वोटर है, वो नागरिक है। जब तक के चुनाव आयोग या कोई दूसरा व्यक्ति उसका नाम वोटर लिस्ट से ना कटवा दे, इस कानून का प्रावधान का पालन करते हुए जो सेक्शन 22 में लिखा है, और कोई तरीका ही नहीं है। एक बार वोटर लिस्ट में नाम आ गया, उसके अलावा अब हटने का एक ही तरीका है, सेक्शन 22 इसका। उसमें पहले नोटिस जाता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से पूरा मौका मिलता है एक एक व्यक्ति को कि आपका नाम हम काटने के लिए ये हमें सबूत मिले हैं, तो आप आके जवाब दीजिए एक एक वोटर को। ऐसे नहीं कि सबके काट दिए एक साथ, पूरा बिहार के 2003 के बाद से सारी वोटर लिस्ट ही गायब कर दी। इससे बड़ा फ्रॉड, झूठ, मक्कारी कुछ नहीं हो सकती, अपराध कुछ नहीं हो सकता। ऐसे अपराधियों को जेल में भेजना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी मांग ही नहीं की जा रही हमारे पिटिशनर से। तो हमारा कहना यह है कि ये वोटर लिस्ट के लिए कोई लाभकारी कार्य नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अगर कोई फर्जीवाड़े वाला वोट होता है ना, तो उसके लिए जो जब वोट देने जाता है ना कोई, तो वहाँ लोग बैठे होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स के, वो रोक लेते हैं उसे कि भाई आप नकली वोटर हो, नहीं जाने देते। तो कोई नुकसान, कोई नकली वोट अगर डालने वाला है तो वो डाल ही नहीं सकता। डाल जब सकता है कि चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी जो सीसीटीवी फुटेज होती है वहाँ की, वो हम जैसे लोगों को ना दें। हालांकि कानून की ये किताब कहती है कि हमें दे देनी चाहिए, उसके लिए कानून बदल दें। ये है बेईमानी की जड़। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरा होता है, वीडियो फुटेज होती है, जो हम मांग रहे हैं चुनाव आयोग कानून बदल के नहीं दे रहा। अब एक तो हो गई ये बात। अब आज 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है, जो शब्द मैं नाम लेने से भी डरता हूँ। अब मैं सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके तो बोल सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया है ईवीएम के बारे में। हरियाणा में एक पंचायत के इलेक्शन में एक कैंडिडेट ने ये कहा कि फर्जीवाड़ा किया गया है और मुझे जानबूझ के चुनाव हराया गया है, मशीनों में हेराफेरी करके या जिस भी वजह से। हाई कोर्ट ने यह बोला कि मशीनों के द्वारा दोबारा काउंटिंग नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पहले तो पिछले महीने की 30 तारीख को और उसके बाद 11 तारीख को इसी महीने की फैसला किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिससे हमारी बैलेट पेपर को वापस लाने की लड़ाई को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। सारा विपक्ष, राहुल गांधी जी, खड़गे जी और सारे नेता जो इंडिया गठबंधन के हैं, अखिलेश जी, ममता बनर्जी साहिबा, लालू यादव, तेजस्वी यादव साहब, शरद पवार साहब, जितने भी लीडर हैं हमारे, स्टालिन साहब, सब लोग कान खोल के सुन लें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा, क्या कहा है। 3 चीज़ें महत्वपूर्ण कही हैं। पहली कि जो चुनाव आयोग का दावा था ना कि हम ईवीएम का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि इसमें फिर वोटर्स की काउंटिंग की ज़रूरत जो है ना, गड़बड़ी नहीं होती। आखिरी वोट तक जो एक बार मशीन बताएगी वही काउंटिंग
वही नंबर आप 1000 बार भी गिनोगे तो बराबर निकलेगा। मतपत्र में ऊपर नीचे होता है क्योंकि कोई मतपत्र जो है इधर उधर हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहली चीज़ कि ईवीएम को लाके चुनाव आयोग के हवाले नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट लाओ, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ईवीएम में काउंटिंग अपनी आंखों के सामने करेंगे। पहला महत्वपूर्ण फैसला। अब क्या हुआ इससे कि जो ईवीएम है उसमें वोटों की गड़बड़ी हो सकती है कि एक बार काउंटिंग से कुछ निकलेंगे नंबर और दूसरी बार काउंटिंग होगी जब तो मशीन में कोई और नंबर निकलेगा। ये बात अब साबित हो गई है ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से। और क्योंकि ऐसा हुआ है, जब बूथ नंबर 65 से 70 की काउंटिंग हुई, हालांकि चुनाव की पिटीशन सिर्फ एक बूथ की थी, एक मशीन की थी, लेकिन सारे मशीनों पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। पहली जीत हमारी ये हुई है कि मशीनों में दूसरी बार काउंट करने से नंबर चेंज हो सकते हैं। पहली बड़ी जीत हमारी, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अब हम नहीं कह रहे। दूसरी बड़ी जीत ये जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने आप रिकाउंटिंग कराई है ना, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा क्या किया है, तब किया है जबकि रजिस्ट्रार जनरल सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकारी हैं वो भी रिकाउंटिंग कराएंगे तो उसकी वीडियोग्राफी कराएंगे और वीडियोग्राफी लाके सबूत के तौर पे पेश करेंगे कि हमने काम ठीक से किया। तो दूसरी बात हमारी जो जीत हुई है वो ये हुई है कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए, मशीनों के ऊपर भी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है। मशीनें तभी सुरक्षित हैं जबकि उसकी वीडियोग्राफी सबूत के तौर पे पेश की जाएगी, वरना मशीनों में धांधली हो ही सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, जो हम सीसीटीवी फुटेज और वीडियो मांग रहे हैं ना, ये सारा केस शुरू इसलिए हुआ कि एक बूथ के एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने गैर कानूनी तौर पे अपने प्राइवेट मोबाइल फ़ोन से ये धांधली होते हुए रिकॉर्ड कर ली और उस धांधली के वीडियोग्राफी जो गैर कानूनी तौर से की गई थी, प्राइवेट फ़ोन से की गई थी, उस वीडियोग्राफी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि नहीं, ये सारा चुनाव में जो है मशीनों के माध्यम से भी गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए दोबारा काउंटिंग कराओ। और उसके बाद उस जीते हुए कैंडिडेट को उसको हरा दिया और हारे हुए कैंडिडेट को जिता दिया। मेरा ये संदेश अब सारी विपक्ष के पार्टीज़ के लीडर्स के लिए और 90 लोग जिन्होंने लोकसभा में पिटीशंस डाल रखी हैं, सुन ले मेरी बात ध्यान से, मैं शुरू से यही बात बोल रहा हूँ। उस पर चुनाव दोबारा हो सकते हैं सिर्फ ये मशीनों की हेराफेरी ही साबित करने से। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज जो हमने मांग रखी है उसके माध्यम से 90 लोकसभा की सीटें, करीब 100 ये महाराष्ट्र की सीटें जिसके लिए पिटीशंस फाइल हुई हैं और 20 हरियाणा की सीटों पे इलेक्शन दोबारा हो सकते हैं अगर ईमानदारी से, मेहनत से और सही तरीके से चुनाव लड़े जाएंगे। मैंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी वजह से बुलाई थी कि एक बार फिर मौका है, ये ईवीएम के जो पीएम है इसको हटाने का। 90 सीटें अगर कम हो जाएंगी उन पे दोबारा लोकसभा में दोबारा चुनाव हो जाएंगे तो केंद्र की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। उसी प्रकार से क्योंकि ये 90 की 90 सीटें अब पेपर बैलेट से होंगे तो हारेंगे, बीजेपी और आरएसएस के लोग हारेंगे। उसी प्रकार से 100 के करीब सीटें महाराष्ट्र के इलेक्शन में अगर दोबारा मतपत्र से चुनाव होंगे तो वो सीटें हारेंगे और 20 सीटें हरियाणा में हारेंगे। और अगर ये आंदोलन अब जोर पकड़ गया तो मतपत्र से अगर चुनाव बिहार में हुए तो बिहार में बीजेपी की 22 सीटों से ज़्यादा नहीं आएंगी। ये जो राहुल जी और दूसरे लोग दिखा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, बहुत मुश्किल काम है कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, एसआईआर में वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली वोट चुराए किस माध्यम से जाते हैं? वो चुराए जाते हैं चुनाव में वोट चुराने की मशीनों के माध्यम से। अगर हमने मशीनों को रुकवा दिया तो बीजेपी की जो दर्जन भर से ज़्यादा, आरएसएस की जो दर्जन भर से ज़्यादा चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलके धांधली और गड़बड़ी करने के तरीके और ज़रिए हैं वो कम पड़ जाएंगे। सिर्फ पेपर बैलेट इतना भारी पड़ जाएगा कि वो सारे तरीके कम पड़ जाएंगे और ज़मानतें तो शायद जब्त ना हो, फिर भारतीय जनता पार्टी की बच जाएं, लेकिन चुनाव वो ज़रूर हारेंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे। एक अकेला मतपत्र बीजेपी के सारे बेईमानी के चक्र पे भारी पड़ेगा। इसीलिए हमारा फिर निवेदन है कि जो पेपर बैलेट वापस लाने का आंदोलन है वो रिवाइव करने का समय आ गया है।
ये सब चीज़ें तो प्रॉब्लम बताने के लिए हैं कि हाँ वोटर लिस्ट में धांधली कर दी। वोट पड़ता और चोरी कैसे किया जाता है वो मशीनों के ज़रिए किया जाता है करीब 80 से ज़्यादा %। बाकी फर्जीवाड़ा भी होता है, वोट भी चुराए जाते हैं, वोट नकली भी डाले जाते हैं, ये निशान मिटा के भी डाले जाते हैं। ये तो आरएसएस के पास सब टेक्निक मौजूद ही है ना।